Let's begin with some discussion on simplex method of linear programming. अच्छा, नाम इसका सिंप्लेक्स है और असल में ये कॉम्प्लेक्स है, बल्कि सिर्फ कॉम्प्लेक्स नहीं है बल्कि हाईली कॉम्प्लेक्स है, बल्कि यूं कह लें कि हमारी समझ से बाहर है। और ये टॉपिक जितनी भी दूसरी एग्जामिनेशन बॉडीज हैं, लाइक अगर मैं आईकैप को ले लूँ या एसएससी को ले लूँ या सीमा को ले लूँ, तो उन्होंने इस टॉपिक को अपने सिलेबस में से निकाल दिया। अभी सिर्फ आईसी में भी कैरी कर रहा है और होपफुली जब नेक्स्ट रिवीजन आएगी तो ये टॉपिक प्रोबेबली यहाँ से भी निकल जाएगा। उसकी एक दो रीजंस हैं। रीजंस ये हैं कि इसको ह्यूमनली तो हम कर नहीं सकते, कर भी सकते हैं। मैंने कई वीडियोस देखी हैं। ये बेसिकली ऑपरेशन मैनेजमेंट और मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स का एक तरीका है। मैट्रिसेस बना के और मल्टीपल आइटरेशंस करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट वो करेगा जिसके पास मैथमेटिकल बैकग्राउंड है, और वो भी एक लिमिट तक। उससे आगे अगर आपने करना है तो सॉफ्टवेयर इसे करता होता है, और सॉफ्टवेयर की आउटपुट जो है उसको हमें अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। हैविंग सेड दैट, जब ये सीमा में भी था और जब ये अभी आईसीएमए में भी है, तो एग्जामिनर आपको ये नहीं एक्सपेक्ट करता, ना ही एग्जामिनर ये कह रहा है कि आपने इसको सॉल्व करना है। लाइक अगर आप लीनियर प्रोग्रामिंग के स्टेप्स देखो तो 6 स्टेप्स में से पहले 3 स्टेप्स होते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम। पहला स्टेप होता है कि आपने वेरिएबल्स को डिफाइन करना है। दूसरा स्टेप होता है कि आपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना है। तीसरा स्टेप होता है आपने कंस्ट्रेंट्स को डिफाइन करना है। ये 3 स्टेप्स कहलाते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम। उसके बाद जो अगले 3 स्टेप होते हैं वो होता है सोल्यूशन, कि अब आपने कोऑर्डिनेट्स निकाल के, ग्राफ बना के, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके, फिजिबल रीजन निकाल के सोल्यूशन बताना है। तो एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम तक तो चलें, आपको पता होना चाहिए चीजें कैसी हैं। यानी कि सिंप्लेक्स मेथड में और ग्राफिकल मेथड में अगर आपको फॉर्मुलेट करना पड़ जाए प्रॉब्लम, तो एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट करता है कि आप प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर सकें इन सिंप्लेक्स मेथड, और ये उससे आपको एग्जामिन भी किया जा सकता है। लाइक मेरे सामने इस वक्त जो क्वेश्चन खुला हुआ है और आपके सामने भी खुला हुआ है, वह 2 क्वेश्चन हमें मिलते हैं एसएमए के कोर्स में, और वो भी 2017 में आगे पीछे आए थे, उससे पहले नहीं आए, उसके बाद नहीं आए। मैंने आपको बताया दिस इज लीस्ट पॉपुलर टॉपिक, जितना कॉम्प्लेक्स है उतना लीस्ट पॉपुलर है। तो 2017 में एक क्वेश्चन उसने फॉर्मुलेशन से पूछ लिया था, और 2017 में एक क्वेश्चन उसने सोल्यूशन से पूछ लिया था। ये मेरे ख्याल में उससे अगला ही सोल्यूशन नहीं, इससे अगला नहीं है, मैं अभी उस पेज उससे पिछला, हाँ, फॉल 2017 में सोल्यूशन पे उसने क्वेश्चन पूछा, और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट 2017 में उसने क्वेश्चन पूछ लिया। जी बात मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है। तो 2000 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट 2017 में उसने क्वेश्चन पूछ लिया फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम। अच्छा, अब मैं फिर आपको गाइड कर रहा हूँ। फॉर्मुलेशन पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, आपको फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम तो आना चाहिए। आपसे ऑब्जेक्टिव में भी वो पूछ सकता है, और ये बड़ा आसान है, और इसके आसान से नंबर भी आप ले सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू सोल्यूशन, तो सोल्यूशन हम नहीं कर सकते। सोल्यूशन अगर करेगा तो सॉफ्टवेयर करेगा। अच्छा, अब एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट करता है कि सोल्यूशन हम आपसे नहीं करवाएंगे, हम अलबत्ता आपको सोल्यूशन दे देंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने जो क्वेश्चन नजर आ रहा है एसएमए फॉल 2017 का, इसमें आपको सोल्यूशन नजर आ रहा है कि भाई उन्होंने ये सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करके ये सोल्यूशन कंप्यूटर ने, ये यहाँ पे वर्ड लिखा भी हुआ थ्रू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो आपको यहाँ पे एक टेबल नजर आ रहा है, और ये सोल्यूशन उस टेबल में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि अगर आपको सोल्यूशन दे दिया जाए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से जनरेट किया हुआ सोल्यूशन आपको दे दिया जाए, तो फिर आप इस सोल्यूशन को इंटरप्रेट कर सकें, इसको समझ सकें, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। तो एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट you should be able, and as a strategic management accountant, you should be able to interpret the various values in this table, और फिर सिर्फ इंटरप्रेट नहीं करना, वो इस वैल्यूज को लेकर आपसे कोई कैलकुलेशन भी करवा सकता है, क्योंकि उसने आपको सोल्यूशन बहरहाल दे दिए। तो
इस फर्स्ट हाफ में लाइक कुछ जितना भी टाइम हमें लगेगा, मैं सिर्फ ये 2 क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। एंड बिलीव यू मी कि मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बीइंग अ स्टूडेंट भी और बीइंग अ टीचर भी इसको काफी सर्च किया है मुख्तलिफ किताबों में, ना इसकी थ्योरी मिलती है, अगर मिलती है तो वो अधूरी होती है, और ज्यादातर इसको ये आपको मैथमेटिक्स के बुक्स में और ऑपरेशन मैनेजमेंट की किताबें मिलती है, वो हमारे बस से भी बाहर है और वो हमारी रेंज से ऑब्वियसली बाहर है। तो इसलिए आपको भी मैं यही कह रहा हूँ कि इस टॉपिक को बस इन 2 क्वेश्चंस की हद तक ही समझ लें। हाँ, कोशिश करें ये 2 क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन ही प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं जो वो आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा मुझे समझ भी नहीं आती कि वो आपसे क्या पूछ सकता है, और अगर इसके अलावा वो आपसे पूछेगा तो फिर उसको हम कवर नहीं कर सकते। ठीक है, so the first question is in front of you, SMA Extra Dem 2017. This is question number 6. बड़ा आसान क्वेश्चन है और कभी-कभी इतना आसान भी आ जाता है 11 नंबर का, इसमें से 9 नंबर तो बहुत ही आसान है, 2 नंबर में तुक्का है। तो क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन ये है कि डाइटरी केयर फूड्स लिमिटेड is specialized in manufacturing food products for customers who suffer from allergies which give rise to special dietary needs. For example, अब ये सारा concept, ये सारा इसका contextual background है सवाल का, इसको अगर हम ये skip भी कर दें तो फिर वो ये कह रहा है the company recently introduced 2 new food supplementary products, Alpha and Beta. 2 products हैं Alpha and Beta. It is expected that these products will earn a unit contribution of 500 and 875. At current selling price, there is no limited sales demand for Beta, but maximum demand for Alpha would be 1800. ये हमारा एक constraint आ गया। The company aims to maximize annual profits and fixed costs are expected to be 1386,000. ये हमारी fixed cost है, maximization of profit हमारा objective है। और फिर 3 constraints ये हैं, material maximum इतना available है, machine time maximum इतना available है, material maximum इतना available है, और फिर 1 यूनिट ऑफ अल्फा पे, बीटा पे जो रिक्वायरमेंट्स है वो नीचे दी हुई हैं। सवाल क्या है? सवाल है फॉर्मुलेट दी प्रॉब्लम। अभी मैंने आपको बहुत शुरू में कह दिया कि 2 चीजें वो आपसे पूछ सकता है सिंप्लेक्स में, फॉर्मुलेशन ऑफ दी प्रॉब्लम पूछ सकता है, और ज्यादातर एमसीक्यूज अगर मैं एक्सपेक्ट करूं कि एग्जामिनर अगर बना पाए इसमें से तो वो फॉर्मुलेशन में से बनाएगा। ठीक है, वैसे तो इसके एमसीक्यूज भी बड़ी मुश्किल से अवेलेबल नहीं मिलते, कहीं भी नहीं, कहीं से भी नहीं मिलते, किसी भी किट में नजर नहीं आ रहे। तो अगर एग्जामिनर को खुद बनाना हो तो वो आराम से इसमें से फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम तो बड़े आराम से बना सकता है। और सोल्यूशन के मुतालिक सोल्यूशन नहीं हमने करना बल्कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द सोल्यूशन है। ठीक है, तो वहां पे इंटरप्रिटेशन है और यहाँ पे फॉर्मुलेशन। सॉल्विंग द प्रॉब्लम हमारे पास की बात नहीं है, वो वहां उसके लिए सॉफ्टवेयर है। अब वो कहता है फॉर्मुलेट दी प्रॉब्लम। अब आपको पता है फॉर्मुलेट दी प्रॉब्लम में 3 स्टेप्स आते हैं। स्टेप नंबर 1 ये होता है कि डिफाइन दी वेरिएबल्स। 3 स्टेप्स आते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ दी प्रॉब्लम में। तो स्टेप नंबर 1 होता है डिफाइन दी वेरिएबल्स। अब जब आपको ग्राफिकल मेथड पढ़ाया जाता है तो उस वक्त आपको कहा जाता है कि बस लेट x बी दी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा लेट x बी दी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अल्फा। ठीक है, एंड लेट y बी दी बीटा। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मुलेट कर लिया x और y, अल्फा और बीटा। अब यहाँ पे सिंप्लेक्स की फॉर्मुलेशन में हमें इसके अलावा भी कुछ चीजों को फॉर्मुलेट करना पड़ता है और वो होते हैं स्लैक वेरिएबल्स। तो चूंकि यहाँ पे 4 कंस्ट्रेंट्स हैं, 1 2 3 और चौथा क्या है, डिमांड। तो चूंकि यहाँ पे 4 कंस्ट्रेंट्स हैं तो मैं 4 स्लैक वेरिएबल्स को भी डिफाइन करूंगा। तो मैं कहूंगा कि लेट ए बी दी लेबर टाइम। ठीक है, सो इसको आप लिखेंगे कि लेट ए बी दी नंबर ऑफ अनयूज्ड लेबर आवर्स, क्योंकि स्लैक को डिफाइन कर रहे हैं। बी दी नंबर ऑफ अनयूज्ड, स्लैक किसे कहते हैं? स्लैक कहते हैं जो स्पेयर हो, जो अनयूज्ड हो। सो लेट ए बी दी नंबर ऑफ अनयूज्ड labor hours, let b be the number of unused machine hours, and let c be the number of unused material
और डी क्या है, डी का ताल्लुक है इससे डिमांड से। तो डिमांड में स्लैक कब होगा, अब मैक्सिमम डिमांड 1800 है, स्लैक तब होगा जब ये डिमांड मीट नहीं हो पाएगी। सो लेट डी बी द नंबर ऑफ यूनिट्स by which demands fall, तो अगर लेट से आप 1600 यूनिट्स बना पाए तो 200 यूनिट से डिमांड फॉल कर रही है तो ये 200 का स्लैक हो जाएगा। तो एक चीज बस अब आपने जहन में ये डाल दें कि जब आपने, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज साथ साथ पूछ लीजिएगा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप समझ रहे हैं सारी बात। तो एक चीज जहन में डाल दें कि जब आप फॉर्मुलेट कर रहे होंगे सिंप्लेक्स का प्रॉब्लम तो उसमें आपने स्लैक वेरिएबल्स डालने हैं। स्लैक वेरिएबल्स इनइक्वालिटी को रिमूव कर देते हैं, स्लैक वेरिएबल्स इनइक्वालिटी को रिमूव कर देते हैं। अच्छा, ये तो हो गया पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप ये है कि आपने डिफाइन करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो 9 नंबर के सवाल में स्टेप नंबर 2 भी आप परफॉर्म करोगे। अब नॉर्मली जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनता है उसके अंदर सिर्फ कंट्रीब्यूशन मार्जिन होते हैं। तो लाइक अल्फा पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन 500 है तो आप लिखते हैं 500x, और बीटा पे जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो 875 है तो आप लिखते 875y। ये आपका नॉर्मल तरीका होता है फॉर्मुलेट करने का ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब आप क्या करोगे, अब आप इसमें स्लैक्स डालोगे। सो c equals 500x plus 875y plus a plus b plus c plus d, ये आपने स्लैक्स डाल दिए। अच्छा, अब स्लैक को आप ABCD डिफाइन करो या स्लैक को S1 S2 S3 S4 डिफाइन करो, वेरिएबल का नाम आप जो मर्जी दे दो, इससे फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मुलेशन इस तरीके से होगी। और इसकी एक रिप्रेजेंटेशन ये होती है कि c minus 500x plus 875y, सॉरी c minus 500x minus 875y, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी इक्वल 0। और इसी को अब हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपके सामने फॉर्मुलेट कर दिया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मैं रिपीट कर देता हूं कि नॉर्मली ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वेरिएबल्स और उनके कंट्रीब्यूशन मार्जिन्स होते हैं। सिंप्लेक्स मेथड में हम चूंकि ऊपर हमने वेरिएबल्स स्लैक वेरिएबल्स डिफाइन कर लिए, अब स्लैक वेरिएबल्स को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना है और इस को आपने सारा लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाना है। तो सारी इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाके इसको इक्वल टू 0 कर दो। अब आप ये कहना चाह रहे हो कि इस 0 को आप मैक्सिमाइज करना चाहते हो, तो ये अब आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। ठीक है जी, दो काम हो गए हमारे। सिंप्लेक्स के हिसाब से हमने वेरिएबल्स को भी डिफाइन कर दिया और सिंप्लेक्स के हिसाब से हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी डिफाइन कर लिया। अब तीसरा काम है कि हमने सिंप्लेक्स के हिसाब से कंस्ट्रेंट्स बनाने हैं। तीसरा काम हो गया कंस्ट्रेंट्स का। अब हर कंस्ट्रेंट में हमने क्या करना है, स्लैक इंट्रोड्यूस करा देना है। अब मिसाल के तौर पर मैं पहला कंस्ट्रेंट जब बनाता हूं, मैं कोशिश करता हूं यहीं पे कंस्ट्रेंट बना लूं ताकि मुझे ऊपर नीचे ना जाना पड़े। तो पहला कंस्ट्रेंट बनेगा 2x प्लस 3y, अब इसमें स्लैक डालो, प्लस a, ये स्लैक डल गया, इक्वल्स कितना कितना अवेलेबल है जी मैक्सिमम, तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 225 आवर्स। ये हमारे पास हमारा कंस्ट्रेंट जो है वो एस्टैब्लिश हो गया। ठीक है, इसको आप लेस देन इक्वल टू लिखना चाहो ना लिखना चाहो आप लिख दो। ठीक है, क्योंकि अब हमने स्लैक डाल दिया तो इनइक्वालिटी रिमूव हो जाएगी। मशीन टाइम 1x प्लस 1.5y प्लस मशीन टाइम का स्लैक, इसको आपने SB का है या S1 का है, ये आपकी मर्जी, लेस देन इक्वल टू 100। डायरेक्ट मटेरियल 1x प्लस 0.5y प्लस C लेस देन इक्वल टू 7000। और आखिरी कंस्ट्रेंट हमारा था कि अल्फा की जो डिमांड है, मैक्सिमम अल्फा की x की जो डिमांड है वो, उसमें भी फिर स्लैक डालो D लेस देन इक्वल टू 1800।
ये चार हमारे कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो फॉर्मुलेट हो गई, कंस्ट्रेंट्स की चार इक्वेशंस आ गई, कंस्ट्रेंट्स की चार इक्वेशंस आ गई। यहां तक किसी का कोई सवाल? क्योंकि 9 नंबर आपके हो गए, ठीक है। अब आप यूं समझो कि ये आपका एक ऑब्जेक्टिव हो सकता था, ये आपका एक ऑब्जेक्टिव हो सकता था, ये आपका एक ऑब्जेक्टिव हो सकता था, और ये आपका एक ऑब्जेक्टिव हो सकता था। लाइक इस सवाल को 3 हिस्सों में ब्रेक करके ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछा जा सकता है। अच्छा, ये तो हो गया इसका 9 नंबर का सवाल। अब 2 नंबर का सवाल, और उसके बाद बेशक आप पूछ लीजिएगा। ऑडियो प्रॉब्लम हो रहा है, ऑडियो प्रॉब्लम सलमान आपने मुझे बताया है, ऑडियो प्रॉब्लम किसी और ने अभी तक मुझे नहीं बताया, तो जरा एक दो लोग मुझे कंफर्म कर दें कि किसी किस्म का ऑडियो प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे एंड पे मुझे तो लग रहा है चीजें ठीक जा रही। जी, मुझे कंफर्मेशन आ गई कि नहीं आ रहा प्रॉब्लम बाकियों से। सलमान आप जरा अपना इंटरनेट चेक करें कि आपकी कनेक्टिविटी कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा जी, अब आगे चलें। 2 नंबर का सवाल समझें, ये 2 नंबर का सवाल समझ लें कि ऑब्जेक्टिव है। मैं बल्कि इसको ऑब्जेक्टिव में बना भी देता हूँ, ए बी सी डी भी ऑप्शन आपके सामने रख देता हूँ। अगर मैं एग्जामिनर हूँ और मैंने सिंपलेक्स से सवाल देना हो तो मैं यही सवाल आपको बना के दे सकता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है जी? डिटरमिन हाउ मेनी वेरिएबल्स विल हैव अ पॉजिटिव वैल्यू and how many as value of 0 in any feasible solution with 6 variables। सवाल उसका ये है कि 6 वेरिएबल्स के साथ, अब ये आप देखो इस वक्त आपके इस सवाल में कितने वेरिएबल्स हैं? 6 वेरिएबल्स हैं। एक x है, एक y है, एक a है, एक b है, एक c है, एक d है। so there are 6 variables in this question। तो वो ये कह रहा है कि अगर 6 वेरिएबल्स हों, 6 वेरिएबल्स, तो किसी भी फिजिबल सॉल्यूशन में कितने वेरिएबल्स की पॉजिटिव वैल्यू होगी और कितने वेरिएबल्स की जीरो वैल्यू होगी। अच्छा, अब ये सवाल थोड़ा बहुत रट्टा मारने वाला है और थोड़ा बहुत मैं इसके आपको लॉजिक बता देता हूँ। फुल लॉजिक इसलिए नहीं बता पाऊंगा क्योंकि जब तक हम इस पूरे सवाल को उन सारे प्रोटोकॉल्स के मुताबिक नहीं करेंगे, फुल लॉजिक तो बताना ही मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं आपको एक पार्शियल लॉजिक बता के इतना एक थोड़ा सा एक प्रिंसिपल बनवा देता हूँ कि अगर कोई इस तरह का सवाल आए तो आप प्रिंसिपली आप उस लॉजिक को यूज करते हुए सॉल्व कर सकें। तो देखें, आपकी हैं इस वक्त 4 इक्वेशंस, आपके 4 कंस्ट्रेंट्स हैं, आपके इस वक्त 4 कंस्ट्रेंट्स हैं। तो सिंप्लेक्स का जो लॉगरिथम है और जो सिंप्लेक्स का सॉल्व करने का तरीकाकार है, उसके मुताबिक जब तक तमाम कंस्ट्रेंट्स की वैल्यू नॉन नेगेटिव ना आए, नॉन नेगेटिव यानी कि जब आप सॉल्यूशन इनका आ रहा होगा, अभी हम सॉल्यूशन ऊपर देखते हैं, फिर मैं ये बात आपको और अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा। तो जब आपके तमाम कंस्ट्रेंट्स की जो सॉल्यूशंस हैं, मैं यहाँ पे कहीं लिखता हूँ इस बात को ताकि आप इसको नोट कर सकें। तो इस वक्त हमने कहा हमारी कंस्ट्रेंट्स 4 हैं, तो कंस्ट्रेंट्स की 4 इक्वेशंस हैं, 4 कंस्ट्रेंट्स की इक्वेशंस हैं और 2 हमारे पास वेरिएबल्स प्रोडक्ट वाले हैं। ठीक है जी, 2 हमारे पास समझ लो डिसीजन वेरिएबल्स हैं। तो सिंप्लेक्स जब प्रोग्रामिंग के तहत ऑपरेट होगा तो तमाम कंस्ट्रेंट्स को सॉल्व किया जाएगा। इनिशियली इनकी वैल्यूज नेगेटिव आ रही होंगी, इनिशियली इनकी वैल्यू नेगेटिव आ रही होंगी, और सॉल्यूशन तब तक नहीं आएगा जब तक इनकी वैल्यू नॉन नेगेटिव ना हो। और नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव। तो आपके किसी भी फिजिबल सॉल्यूशन पे, सलमान अगर आपको आवाज नहीं आ रही तो अपना माइक्रोफोन या स्पीकर सेटिंग्स चेक कर लें। अब आपको क्योंकि आवाज नहीं आ रही, आपको ये बात भी समझ नहीं आएगी। मैं टाइप करता हूँ जरा। चलें जी, मैंने सलमान को थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शंस पास कर दी हैं, लेट्स से देखें उससे क्या मसला हल होता है कि नहीं होता। तो
तो कंस्ट्रेंट्स की हैं 4 इक्वेशंस। अब मैं थोड़ी सी आपको लॉजिक बता रहा हूँ। कंस्ट्रेंट्स की हैं 4 इक्वेशंस। तो शुरू में जब आपका ये सॉल्व करेगा, सोल्यूशन करेगा, तो शुरू में आपकी इसकी नेगेटिव वैल्यूज आ रही होंगी। नेगेटिव वैल्यूज के बाद सोल्यूशन वहां पे लाई करेगा जब इसकी नॉन नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। तो अगर 4 इक्वेशंस हैं, 4 कंस्ट्रेंट्स हैं, तो 4 पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। तो इस सवाल का जवाब जो हुआ वो हो गया कि हाउ मेनी पॉजिटिव वैल्यूज, तो 4 पॉजिटिव वैल्यूज। जितने कंस्ट्रेंट्स होंगे, जितनी इक्वेशंस होंगी, उतनी पॉजिटिव वैल्यूज, उतनी नॉन नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव का वर्ड एक ही है। अच्छा, कितनी वैल्यू 0 होगी? तो सॉल्यूशन में 6 वेरिएबल्स हैं, 4 कंस्ट्रेंट्स की नॉन नेगेटिव होगी, बाकी रह गए 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल्स की जो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे 0 की वैल्यू आनी चाहिए। ऑप्टिमल सॉल्यूशन वहां पे आएगा जहां पे सॉल्यूशन कॉलम में इसकी वैल्यू 0 होगी। ये मैं अभी ऊपर आपको ना दिखा भी देता हूं, अगर आपको थोड़ा सा इसको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो इस वक्त इस सवाल का जवाब ये है कि सॉल्यूशन कहाँ लाई करेगा? फिजिबल रीजन में। और फिजिबल रीजन में कितने वेरिएबल्स की पॉजिटिव वैल्यू होगी? 4 की। और कितनी की 0 होगी? 2 की। अब इस सवाल में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम में, क्योंकि ये समझने आपने हाफ ऑफ द सिंपलेक्स मेथड समझ लिया, हाफ ऑफ द सिंपलेक्स इतना ही है। अगला हाफ मैं आपको दूसरे क्वेश्चन में समझाता हूँ। तो अगर इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पहले वो पूछ ले, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। सलमान, आपका मसला हल हुआ है? जरा मुझे लिख के बताएं या बोल के बता दें। चलें जी, ठीक है। अब आपने बार मिस कर लिया, लेकिन इसको आप रिकॉर्डिंग में फिर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं अब सारा बताऊंगा तो मुझे इतना ही टाइम ज्यादा और लग जाएगा। हमने काफी कुछ कवर करना है आज। बाकी कोई सवाल नहीं पूछ रहे, इसका मतलब है आपको समझ आ गया। फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम इन सिंपलेक्स इज ओके। ठीक है, अब मैं चलता हूं दूसरे पार्ट पे। अब दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में आपको सिंपलेक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने को वो आपको नहीं दे सकता कि भाई आप सॉल्यूशन निकालो। और सिंपलेक्स कब अप्लाई होता है? जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं। तो आप यहाँ पे देखो कि 3 प्रोडक्ट्स, 1 2 3। मजेदारी की बात ये कि जो इसने यहाँ पे दिया था, ये जो मैं सवाल करवा रहा था, इसमें 2 प्रोडक्ट्स है अल्फा बीटा। यहाँ पे सिंपलेक्स जरूरी नहीं था, ग्राफिकल से भी काम चल जाना था, लेकिन चूंकि उसने हमें कहा कि सिंपलेक्स से फॉर्मुलेट करो तो हमने कर दिया। वो वाला सवाल ग्राफिकल मेथड से हो सकता था, लेकिन अब ये वाला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन समझा जाता है आईसीएमए के पास पेपर्स में। अक्सर तो मैं भी इसमें थोड़ी देर के लिए चकरा जाता हूँ और फिर अगेन मुझे अपने कॉन्सेप्ट को रिफ्रेश करके इसको समझना पड़ता है। और इसकी मेन वजह यही है कि आपको एक सॉफ्टवेयर की रिपोर्ट दे दी गई है और वो समझनी है आपको। और सॉफ्टवेयर अगर आप मुख्तलिफ यूज करेंगे तो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स, हर सॉफ्टवेयर का एक अपना इंटरफेस होता है रिपोर्ट जनरेट करने का। तो इधर क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद रिपोर्ट पे आते हैं। तो अब हम सोल्यूशन नहीं कर रहे, सोल्यूशन निकालना हमें नहीं आना चाहिए, सोल्यूशन को इंटरप्रेट करना और उसके थ्रू कुछ कैलकुलेशन करना हमें आना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है जिसके अंदर 3 प्रोडक्ट्स हैं और 3 प्रोडक्ट से आने वाला कंट्रीब्यूशन 30, 40 और 50 है। और उसके बाद 3 प्रोसेसेस हैं यहाँ पे जिसमें से गुजर के जो है ये प्रोडक्ट्स बनते हैं तीनों। और इन 3 प्रोडक्ट्स पे लगने वाले घंटे भी यहाँ पे हैं। ठीक है, तो अगेन आप इन प्रोडक्ट्स को XYZ जो है वो कंसिडर कर सकते हैं, XYZ। और अगर आपने इसको GMB भी रखना है, क्योंकि सोल्यूशन मैट्रिक्स जो नीचे दिया हुआ है इसमें इसने XYZ नहीं लिया हुआ, इसने इसको वो नामों से ही रखा हुआ है। तो कोई मसला नहीं है, हम उन नामों से भी रख सकते हैं। वैसे भी वो हमें फॉर्मुलेट नहीं कह रहा करने को, वो हमें सोल्यूशन को इंटरप्रेट करने को कह रहा है। तो इसको यूं समझें कि ब्लेंडिंग में 6 घंटे लगते हैं, ASP बनाने में 3 घंटे लगते हैं, ब्लेंडिंग में PAP बनाने में, ब्लेंडिंग के 5 घंटे लगते हैं GMB बनाने में। तो ये सारा डेटा दिया हुआ है। अब कैपेसिटी क्या है इनकी? 24,000 घंटे कैपेसिटी है ब्लेंडिंग की। ये मैक्सिमम आवर्स अवेलेबल है। ठीक है, ये मैक्सिमम आवर्स अवेलेबल हैं। और 40,000 फिनिशिंग के और 33,000 पैकिंग के। अब ये सारा कुछ करने के बाद वो कहते हैं द लीनियर प्रोग्रामिंग ऑप्टिमल टैब्लू जनरेटेड थ्रू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एज अंडर। तो होता क्या है कि जब आप लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप
टेबल्स बनाते हैं, टेबल्स कह लें, डब्ल्यू कह लें, टेबल्स बनाते हैं। तो इनिशियल टेबल में ये जो सोल्यूशन वाली रोज होती हैं, आप जरा पिछले क्वेश्चन को भी ध्यान में रखिएगा, ये जो सोल्यूशन रो होती है इसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज आ रही होती है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज आ रही होते हैं। और हम ये कहते हैं, मैं आपको एक पहला प्रिंसिपल बता दूं और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं थ्रू मैथमेटिकल ऑपरेशंस, और उसको उस वक्त तक सॉल्व करते हैं जब तक ये नेगेटिव वैल्यूज खत्म ना हो जाएं और जब तक नॉन नेगेटिव वैल्यूज ना आ जाए। तो ऐसा हो नहीं सकता, लाइक अगर मैं आपको कोई ऐसा सवाल दे दूं, मैं अब ये भी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता हूं कि फॉर एग्जांपल मैं कोई ऐसा सवाल दे दूं जिसमें मैं यहाँ पे सोल्यूशन रो में आपको एक नेगेटिव वैल्यू दे दूं किसी भी चीज की, चाहे वो किसी की भी हो, चाहे वो इस वेरिएबल की हो, इसकी हो, इसकी हो, इसकी हो, इसकी हो, किसी भी वेरिएबल की हो, तो किसी भी वेरिएबल की मैं नेगेटिव वैल्यू दे दूं और मैं आपसे अगर सवाल पूछूं कि क्या इस टेबल में ऑप्टिमल सोल्यूशन लाई कर रहा है, तो उसका जवाब होगा नहीं, उसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि ऑप्टिमल सॉल्यूशन तब तक लाई नहीं करेगा जब तक तमाम वेरिएबल्स की वैल्यू नॉन नेगेटिव ना हो जाए। ये प्रिंसिपल कहीं पे लिख लें अपने पास। ऑप्टिमल सॉल्यूशन तब तक नहीं आएगा और तब तक सॉफ्टवेयर इसको सॉल्व करता रहेगा। अगर हम मैनुअली कर रहे हैं तो हम तब तक इसको सॉल्व करते रहेंगे जब तक सॉल्यूशन में तमाम वैल्यूज नॉन नेगेटिव ना हो जाए। और आप इसमें देखें, इसमें 3 वैल्यूज 0 हैं और 3 नॉन नेगेटिव हैं, यानी कि 3 पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव हैं और 3 0 हैं। तो अगर आप पिछले सवाल को भी लॉजिक को ज़हन में रखें तो 3 कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे थे, तो 3 कंस्ट्रेंट्स जो कि यहाँ पे हैं, तो 3 आपकी पॉजिटिव वैल्यूज हो गई और 6 में से 3 निकाल के 3 चूंकि वेरिएबल्स हैं तो 3 0 की वैल्यूज हो गई। तो यहाँ पे उसी सवाल के उस प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए भी मैं आपको वो उस सवाल का जवाब जो दूसरे क्वेश्चन में था वो दे रहा हूँ। अच्छा, अब जरा गौर से मेरे साथ इस टेबल को समझिएगा। इस टेबल के 2 कॉलम तो समझने मुश्किल नहीं है, ठीक है, तो पहले वो समझ लेते हैं। और उससे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि S1 और S2 और S3 जो हैं दे रिप्रेजेंट स्लैक वेरिएबल्स ऑफ ब्लेंडिंग, फिनिशिंग एंड पैकिंग। तो चूंकि 3 वेरिएबल्स हैं तो तीन चूंकि आपके कंस्ट्रेंट्स हैं तो उनके साथ 3 जो हैं स्लैक वेरिएबल्स भी हैं। ये भी मैंने अभी आपको बताया कि सिंप्लेक्स में हम स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कराते हैं। अच्छा, अब जो 2 कॉलम आपने समझने हैं ना वो ये वाले हैं, सोल्यूशन रो और सोल्यूशन कॉलम, ठीक है, सोल्यूशन रो और सोल्यूशन कॉलम। और फिर ये भी आप पहले समझें कि यहाँ पे क्या है, ये इसको हम कहते हैं बेसिक वेरिएबल्स, यानी कि सोल्यूशन रो के ऊपर जो वेरिएबल्स हैं ये बेसिक वेरिएबल्स हैं, ये सोल्यूशन वेरिएबल्स हैं, ये सोल्यूशन वेरिएबल्स हैं, यानी कि हमें इसका सोल्यूशन इसने बता दिया, बेसिक वेरिएबल्स। और इनके अलावा अगर कोई वेरिएबल्स है उसको हम नॉन बेसिक कहेंगे। तो फॉर एग्जांपल इसके अलावा क्या है, इसके अलावा आपके पास ASB है, ये नॉन बेसिक हो गया, S1 है जो इस तरह नहीं आया वो नॉन बेसिक हो गया, S3 है जो नॉन बेसिक, यानी कि सोल्यूशन इनसे रिलेटेड नहीं है, सोल्यूशन बेसिक वेरिएबल से रिलेटेड है। बेसिक वेरिएबल की एक पहचान ये होती है कि इसके आगे कम से कम एक 1 होता है, यानी कि जब आप इस वेरिएबल के आगे यहाँ पे सारे रिजल्ट देखेंगे तो कम से कम एक 0 और एक 1 मिलेगा। और नॉर्मली GMB यानी कि जब इस वेरिएबल का इंटरसेक्शन होता है तो वहां पे आपको 1 मिलेगा और कहीं और आपको 0 की वैल्यू भी मिलेगी। तो आपको इसके सामने कम से कम एक 1 और एक 0 मिलेगा। खैर ये तो अब आपको मैं सिर्फ रटा मारने के लिए पहचान बता सकता हूँ। अच्छा, ये बेसिक वेरिएबल हो गए। फिलहाल आपने ये समझ लिया कि ये बेसिक वेरिएबल। अब हमें सोल्यूशन को यूं समझना चाहिए कि हमें ये टेबल ये सोल्यूशन दे रहा है कि GMB के ये सोल्यूशन रो है, GMB के कितने यूनिट्स बनाए 3000, S2 के स्लैक कितना हमारा होना चाहिए 1000, PAB के कितने यूनिट्स बनाए 3000, और अगर हम ये करेंगे तो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 2,70,000। तो अभी इस सोल्यूशन को पढ़ते हुए मैं जो जान पा रहा हूं वो ये जान पा रहा हूं कि हम GMB के 3000 यूनिट्स बनाएंगे और PAB के 3000 यूनिट्स बनाएंगे और ASB के कोई यूनिट्स नहीं बनाएंगे।
और हमारा S2 जो है वो स्लैक रह जाएगा, अनयूज रह जाएगा 1000 से। S2 है क्या, S2R है फिनिशिंग के, तो ये 1000 से स्लैक रह जाएंगे। और हमारा S3 जो है उसका स्लैक कोई नहीं होगा, और हमारा जो S1 है उसका स्लैक कोई नहीं होगा। और S3 और S1 का स्लैक अगर नहीं होगा तो इसका मतलब है ये हमारे बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स हैं। अब मैं आपको ना 2 3 4 टर्मिनोलॉजीज कटी बोलता जा रहा हूँ। ये बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है। और ये हमारा जो इसका स्लैक वेरिएबल आ गया, ये हमारा स्लैक है। इसका मतलब है बाइंडिंग कंस्ट्रेंट की शैडो प्राइस भी हमें कहीं ना कहीं पता होनी चाहिए, और स्लैक की शैडो प्राइस नहीं होती। सबसे पहले तो आप ये चीज अभी सुनने के बाद मेरे से पूछ लें, अगर इसमें से कोई एक बात आपको समझ ना आई हो। अभी तक जितने मैंने आपको इस टेबल में से पॉइंट्स बताए हैं उसमें से कोई अगर आपको समझ ना आया हो तो वो पूछ लें, क्योंकि हमने इस टेबल का हर पॉइंट समझना है। इंटरप्रेट हम तभी कर पाएंगे ना जब ये समझेंगे। कोई सवाल नहीं है? इसके दो ही मतलब होते हैं टीचर्स की जुबान में, ये सब समझ आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा जी, अब इसके बाद आप ये समझें, ये 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है। तीन चूंकि हमारे बेसिक वेरिएबल्स हैं तो तीन यहाँ पे जीरोज आ रहे हैं। क्योंकि सोल्यूशन है तो जब ये 0 हो जाएंगे तो सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अब रह गई सिर्फ 3 वैल्यूज, ठीक है। अब रह गई सिर्फ 3 वैल्यूज जिसको हमें समझना है इस टेबल में। ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। तो सबसे पहले इसको समझें, 23.33 को। ये क्या है? देखिए हमारे सॉल्यूशन में ASB 0 है, राइट। हमारे सॉल्यूशन में ASB 0 है, इसलिए ASB बेसिक वेरिएबल में है भी नहीं। इसका मतलब है हमें कंप्यूटर कह रहा है या हमें सिंपलेक्स मेथड ये कह रहा है कि ASB ना बनाए। अच्छा चलें, अगर हम नहीं मानते कंप्यूटर की और हम ASB बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? तो 23.33 हमें ये बता रहा है कि अगर हम ASB बनाते हैं तो हमें पर यूनिट ऑफ ASB बनाने में 23.33 का नुकसान हो जाएगा। हमारा कंट्रीब्यूशन 23.33 से कम हो जाएगा। आई रिपीट, हमारे सॉल्यूशन में ASB बेसिक वेरिएबल नहीं है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन ये है कि ये ना बनाए। अगर हम बनाते हैं तो 1 यूनिट ऑफ ASB एक्स्ट्रा बनाने से हमारा कंट्रीब्यूशन 23.33 से कम हो जाएगा। इस वक्त हमारा कंट्रीब्यूशन कितना, 2,70,000। ये कंट्रीब्यूशन कब आता है? जब 3,000 GMB बनाते हैं, 3,000 PAB बनाते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर हम 1 यूनिट ASB बनाएंगे तो फिर हम 3,000 GMB और 3,000 PAB नहीं बना सकेंगे, फिर ये इसमें शफलिंग होगी। और ऐसा करने से 1 यूनिट ऑफ ASB से हमें 23.33 कंट्रीब्यूशन लेस हो जाएगा। 2 यूनिट बनाएंगे 46.67 कम हो जाएगा। एक तो आप इसे समझें, 23.33 की वैल्यू। दूसरा, ये क्या है और ये क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि S1 और S2 जो है वो हमारे बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स हैं, क्योंकि जो हमारा स्लैक था वो हमारे सॉल्यूशन कॉलम में नजर आ रहा है। स्लैक S2 स्लैक था, स्लैक की वैल्यू 1000 है, ये हमें नजर आ रही है यहाँ पे। तो जो स्लैक है वो तो हमें उसने बता दिया सॉफ्टवेयर में। अब जो स्लैक नहीं है वो सॉल्यूशन कॉलम में अपीयर ही नहीं हो रहा, इसका मतलब है उसमें स्लैक है ही नहीं। इसका मतलब है उसमें स्लैक नहीं है। तो S1 और S2 S3 में स्लैक नहीं है। जिसमें स्लैक नहीं होता वो फुली यूटिलाइज होता है। जो फुली यूटिलाइज होता है वो बाइंडिंग कंस्ट्रेंट होता है। जो बाइंडिंग कंस्ट्रेंट होता है उसकी शैडो प्राइस होती है। तो ये जो 6.67 है और ये जो 3.33 है, ये शैडो प्राइसेस हैं। और शैडो प्राइस की आपको इंटरप्रिटेशन का पता है। शैडो प्राइस क्या होती है कि अगर S1 का 1 यूनिट हमें और मिल जाए, 1 घंटा हमें और मिल जाए, तो हमारे कंट्रीब्यूशन में कितना इजाफा हो सकता है? 6.667 का। और 3.33 क्या है? अगर S3 का हमें 1 घंटा और मिल जाए तो हमारे कंट्रीब्यूशन में कितना इजाफा हो सकता है? 3.333 का। अब यहाँ पे मैंने आपको पूरा कॉलम और पूरी रो समझा दी। और ये जो आखिरी लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? 2,70,000। ये लिखा हुआ है कि अगर हम
कंप्यूटर की मान लें सिंपलेक्स मेथड जो इस टेबल की मान लें, और अगर हम 3000 यूनिट जीएमबी के बनाएं और 3000 पीए के बनाएं तो हमें जो कंट्रीब्यूशन हो रहा होगा वो 2,70,000 का होगा। तो यहाँ तक आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। अब जो बात मैंने नहीं समझाई अभी तक और जो इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड बात है, जहां पे आके मैं भी अक्सर मुझे अपने कॉन्सेप्ट को रिफ्रेश करना पड़ता है, वो है कि इन टेबल्स के अंदर अब क्या लिखा हुआ है। लाइक ये जो बीच में ये जो सारी वैल्यूज भरी पड़ी हैं, ये वाली, मैं कलर थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करता हूँ ताकि अब ये मिक्स ना हो। ये क्या है, अभी हमें इनको भी जानना है। इनको जानेंगे, ये 0 1 तो चलो हमें समझ आ गया। 0 1 का मतलब है ये सोल्यूशन वाले जो वेरिएबल्स हैं वो 0 1 में ही होंगे। तो 0 1 0 1 0 1 तो चलें, ये तो हमें समझ आ गया, क्योंकि ये हैं किसके, ये उन्हीं के हैं जो सोल्यूशन वाले वेरिएबल्स हैं। तो 0 1 0 1 तो उनसे रिलेटेड है, ये तो हमें समझ आ गया। लेकिन जो जो सोल्यूशन जिनका लाई नहीं कर रहा, वो 3 वेरिएबल्स हैं, ASB S1 S3। इनकी ये जो रेट्स यहाँ पे टेबल के अंदर दिए हुए, ये क्या है, ठीक है। अब हमने ये समझना है और ये बड़े गौर से समझना है। और ये समझाने के बाद फिर मैं आपको एक सवाल करने को कहूंगा कि अब ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ABC, इन रिक्वायरमेंट्स को आप आंसर करें। और इवन इन बातों को समझाने के बाद इन रिक्वायरमेंट्स को आंसर करना फिर भी थोड़ा सा डिफिकल्ट ही होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको टेबल का एक एक पॉइंट आपको समझाऊं। टेबल का एक एक पॉइंट आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको अरेज करता हूँ, ये टेबल मैं क्लीन करता हूँ, क्योंकि मुझे अब सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है। पहली बात तो ये समझें कि इस टेबल के अंदर ये जो वैल्यूज हैं, इनको एक तो आप कोफिशिएंट कह दो, कोफिशिएंट्स कह दो, और कॉन्सेप्चुअली ये वैल्यूज हैं सब्स्टिट्यूशन रेट्स। कॉन्सेप्चुअली ये वैल्यूज हैं सब्स्टिट्यूशन रेट्स। तो ये जो बॉडी ऑफ द टेबल में आपको वैल्यूज मिल रही हैं, बॉडी ऑफ द टेबल में ये जो वैल्यूज मिल रही हैं, आई रिपीट, बॉडी ऑफ द टेबल में जो वैल्यूज मिल रही हैं, इन वैल्यूज को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रेट। अब सब्स्टिट्यूशन के नाम से ही जाहिर है कि अगर हम, अब मैं यहाँ पे सिर्फ एक से बताता हूं, अगर हम ASB का एक और यूनिट बनाएं, राइट, अगर हम ASB का एक यूनिट बनाएं तो फिर इसको हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा GMB के 1.6 यूनिट से। तो होगा क्या कि हमें ASB का एक यूनिट बनाने के लिए GMB का 1.6 यूनिट छोड़ने पड़ेंगे। अब जाहिर सी बात है, आपके पास अगर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो आप उसको एक पे लगाओगे तो दूसरे पे नहीं लगेंगे। तो ये टेबल ये बता रहा है कि अगर आप ASB का एक यूनिट भी बनाना चाहोगे तो उसमें आपका GMB के 1.6 यूनिट नहीं बनेंगे। अच्छा, ये पॉजिटिव वैल्यू का आपने नहीं में इंटरप्रेट करना। यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो 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 रोला पड़ता है वो ये है कि ये हमें 1.6 को इंटरप्रेट उलट करना है, ये पूरा कॉलम उलट इंटरप्रेट करना है। मैथमेटिकली हम फेल हो जाते हैं इसको इंटरप्रेट करने में, थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। आई रिपीट, ASB का एक यूनिट भी और बनाने के लिए हमें GMB के 1.6 यूनिट्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और PAB क्या होगा, अगर हम ASB का एक यूनिट और बनाते हैं तो साथ PAB का 0.667 यूनिट और बनेगा। अब यहाँ उल्टा है, माइनस लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूशन रेट माइनस में आ रहा है। तो माइनस को जरा आपने पॉजिटिव सेंस में रीड करना है, पॉजिटिव को नेगेटिव सेंस में रीड करना है। और इन दी एंड जो 23.33 लिखा हुआ है उसके बारे में मैंने ये बताया था कि इतना कंट्रीब्यूशन आप लूज करोगे, इतना कंट्रीब्यूशन होगा नहीं, लूज करोगे। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि द वे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आर रिटन इन दिस टेबल, वो उसको उलट बना रहे हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने अपना जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा था वो भी कैसे लिखा था, c माइनस 500x माइनस 875y माइनस a माइनस b माइनस c माइनस d इक्वल टू 0। तो आप देखो ये वैल्यूज शुरू में सारी नेगेटिव में थी और फिर इसको हमने टेबल्स को सॉल्व करते करते पॉजिटिव में किया। तो ये तो थोड़ा सा, अब इसको आप ग्लिच कह लो या जो मर्जी कह लो, ये आपको इस तरीके से इंटरप्रेट करना पड़ेगा। तो अब ये टेबल सब्स्टिट्यूशन रेट्स बता रहा है कि अगर हमने ASB का एक और यूनिट बनाना है तो GMB के
1.6 यूनिट से हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, पीएबी के इतने यूनिट्स और बनेंगे और हमारा 2.2 का जो स्लैक है वो 2.2 का स्लैक मजीद क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे सब्स्टिट्यूशन रेट्स, आई रिपीट द वर्ड अगेन एंड अगेन, ये सारे सब्स्टिट्यूशन रेट्स हैं। सब्स्टिट्यूशन रेट का मतलब ये होता है कि अगर आप ASB की वैल्यू, अगर आप इन वेरिएबल्स की वैल्यू 0 से ऊपर करना चाहते हैं, लाइक इस वक्त इसका सोल्यूशन में 0 है, अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, 0 से बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर इसके लिए आपको कितने कितने यूनिट्स ऐड या लेस करने पड़ेंगे और उसका इम्पैक्ट कंट्रीब्यूशन पे कितना पड़ेगा। तो सोल्यूशन कॉलम में तो ये वैसे कुछ नहीं होता, तो जो दूसरे कॉलम्स हैं सोल्यूशन कॉलम्स के अलावा, उसमें ये सब्स्टिट्यूशन रेट्स आपके अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको इस टेबल का एक एक पॉइंट बता दिया है कि ये टेबल इंटरप्रेट कैसे करना है। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने कुछ 2-3 पॉइंट्स लिखे थे, वो खैर मैंने आपको तकरीबन बता दिए हैं। और वो अब आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको बता दूं। अब ये सारा कुछ समझने के बाद अब हम रिक्वायरमेंट पे आते हैं। अब देखते हैं हमें ये सारी बातें कितनी एक समझ आई हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि ये सारी बातें जो मैंने आपसे की हैं कितनी एक समझ आई हैं। और अब वो हमें मसला ये है, वो हमें इंटरप्रिटेशन नहीं कह रहा, अब हमें वो इंटरप्रिटेशन से भी आगे लेके जा रहा है और वो कह रहा है कि अच्छा अगर तुम्हें ये बातें समझ आती हैं तो तुम ये छोटी मोटी कैलकुलेशन तो फिर कर ही लोगे। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये है कि व्हाट इज द ऑप्टिमम मिक्स एंड कंट्रीब्यूशन। ये तो बड़ा आसान सा जवाब है, 1 नंबर का जवाब है कि ऑप्टिमम मिक्स ये है कि जीएमबी के 3000 यूनिट, पीएवी के 3000 यूनिट, और ऐसा करने से 2,70,000 का कंट्रीब्यूशन। ये तो हो गया ऑप्टिमम मिक्स। दूसरा सवाल, अब इसका जवाब मैं ना आप लोगों से लूंगा 1 नंबर का, और इसका मैं ऑब्जेक्टिव भी बना सकता हूं। दूसरा सवाल, व्हाट स्लैक टाइम्स आर अवेलेबल इन द ऑप्टिमल टेबल। स्लैक टाइम, कौन से स्लैक टाइम्स अवेलेबल हैं ऑप्टिमल टेबल में? 3 प्रोसेसेस से 3 में से कौन सा स्लैक टाइम अवेलेबल है ऑप्टिमल सॉल्यूशन में, और वो कौन सा, उसका नाम क्या है और वो कितना है, उसकी क्वांटिटी कितनी है? ये अब आपसे पूछा जा रहा है। जी, इसका आंसर है 1000 आवर्स इन फिनिशिंग डिपार्टमेंट व्हिच इज S2। तो यहाँ से हमें नजर आ रहा है S2, सॉल्यूशन कॉलम देखें, सॉल्यूशन रो देखें, S2 के 1000 आवर्स हमें इजीली पता लग गया। अगर मैं इसमें ये पूछूं कि बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स कौन से हैं, तो वो आप अगर सवाल वो पूछता है तो वो हम बता देंगे S1 और S3। अगर मैं पूछूं कि S1 की शेडो प्राइस क्या है तो वो ये है, S3 की शेडो प्राइस क्या है तो वो ये है। तो मैं इसके अंदर अच्छे खासे MCQs बना सकता हूँ। अच्छा, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये है कि व्हाट विल बी द चेंज इन कंट्रीब्यूशन इफ 2000 मोर आवर्स अवेलेबल इन द पैकिंग प्रोसेस। अगर हमें पैकिंग प्रोसेस के 2000 घंटे मजीद मिल जाएं तो फिर हमारे कंट्रीब्यूशन में कितना चेंज आएगा। अब ये शैडो प्राइस का सवाल है, शैडो प्राइस का सवाल है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पैकिंग प्रोसेस है वो हमारा S3 है, और S3 जो है वो बाइंडिंग कंस्ट्रेंट है, और बाइंडिंग कंस्ट्रेंट जो होता है वो फुली यूटिलाइज होता है। और जब एक रिसोर्स फुली यूटिलाइज होता है तो उसका जब एक एडिशनल यूनिट मिले तो उससे आपको कुछ बेनिफिट होता है, और वो यहाँ पे नजर आ रहा है शैडो प्राइस 3.33। और अगर इसके 2000 घंटे आपको मिल जाएंगे तो आपको 6667 का कंट्रीब्यूशन में इजाफा होगा। ठीक है, तो ये इसका जवाब है। अब इसका जवाब सॉल्यूशन में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, मैं उस पर अभी नहीं जाऊंगा, वो एक और इंतहाई नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट है कि जो हमारी शैडो प्राइस है उसकी भी एक लिमिट है, और उस लिमिट को समझने के लिए फिर अगेन जो हमें समझना पड़ेगा, मैं उस डिटेल में नहीं पढ़ना चाहता, दैट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी। ठीक हो गया। फिलहाल आपसे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप मुझे इस सवाल का इतना जवाब बता दें कि अगर हमें पैकिंग प्रोसेस जो हमारा बाइंडिंग कंस्ट्रेंट है, उस पैकिंग प्रोसेस के अगर हमें 2000 घंटे मजीद मिल जाएं, तो चूंकि टेबल हमें शैडो प्राइस बता रहा है 3.33 कि 1 यूनिट मजीद मिलने से 3.33 का इजाफा होता है, तो 2000 यूनिट मजीद मिलने से 6667 का हमें कंट्रीब्यूशन में प्रॉफिट आ जाता है। अब जो इस क्वेश्चन का सबसे मुश्किल सवाल है, और इसी को समझाने के लिए मैंने किसी तरीके से आपको वो जो ऊपर
पूरा मुझे सब्स्टिट्यूशन रेट्स वाली बात करनी पड़ी, तो वो इसी क्वेश्चन की इसी रिक्वायरमेंट को समझाने के लिए मुझे वो बात करनी पड़ी थी। अब अगेन पहले तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप थोड़ा बहुत जितनी मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग दी है उससे ये सवाल सॉल्व करो। सवाल है क्या? सवाल ये है कि व्हाट वुड बी द चेंज इन द सॉल्यूशन कॉलम ऑफ अबव टेबल, कि सॉल्यूशन कॉलम में क्या बदलाव आएगा। सॉल्यूशन कॉलम ये है कि 3000 जीएमबी के बनाओ, 1000 स्पेयर रह जाएगा, अनयूज रह जाएगा, और 3000 पीए की बनाओ, ये सॉल्यूशन कॉलम है। वो कह रहा है सॉल्यूशन कॉलम में क्या चेंज आएगा अगर पर्ल हेल्थ केयर को एक ऑर्डर मिले 1200 एएसबी का। अब देखें, अब आपको सॉफ्टवेयर कहता है एएसबी ना बनाओ, लेकिन अगर आपको एक ऑर्डर मिले और वो आपने फुलफिल करना है, आप उसे इनकार नहीं कर सकते, आपने उसको पूरा करना ही करना है। तो अगर आप कंप्यूटर की बात ना मानो और 1200 एएसपी बनाओ, तो जाहिर बात है इस 1200 एएसपी बनेंगे और ये सब्स्टिट्यूट होंगे पीएबी और जीएमबी से। तो पीएबी अभी तो आप 3000 बना रहे हो, जीएमबी अभी तो आप 3000 बना रहे हो, लेकिन ये अब 3000 नहीं बनेंगे। ये अब आपके 1200 एएसपी बनने की वजह से इनकी क्वांटिटी में बदलाव आएगा। जब इनकी क्वांटिटी में बदलाव आएगा तो कंट्रीब्यूशन में बदलाव आएगा, और वो कंट्रीब्यूशन इससे होगा कम ही, क्योंकि ये ऑप्टिमल था। अब पहला सवाल तो मैं आपसे सिंपल पूछना चाहूंगा, सिंपल, और फिर मैं आपसे वो क्वांटिटी पूछता हूँ कि अगर आप 1200 एएसपी बनाते हो तो आपका कंट्रीब्यूशन कितने से फॉल कर जाएगा। ये मेरा सिंपल सा सवाल है, और आपने सिर्फ टेबल देख के और कैलकुलेटर पे एक चीज को एक चीज से ज़रब करके बता देना है कि अगर आप 1200 एएसपी बनाते हो तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना गिर जाएगा। गिर जाएगा वो बता दो, ये कितना हो जाएगा वो बता दो। तो इसका जवाब है 1200 मल्टीप्लाई बाय 23.33, क्योंकि ये कॉलम हमें बता रहा है, और जो मैंने शुरू में आपको बता दिया था कि अगर एएसबी का एक यूनिट भी फालतू बनाया तो 23/3 दिन का नुकसान होगा। तो 1200 इंटू 23/3 दिन हमारा 28,000 से कंट्रीब्यूशन फॉल कर जाएगा, और हमारा कंट्रीब्यूशन बकिया कितना रह जाएगा, 2,42,000। अच्छा, अब ये हमने कैलकुलेशन कर ली, इसका मतलब है हमें टेबल समझ आता है, इसका मतलब है हम टेबल को पढ़ के कुछ ना कुछ छोटी मोटी कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि एग्जैक्टली बताओ कि पहले कितना आप यूनिट्स बनाते थे जीएमबी, पीएबी और एएसपी के, ये फिर मैं आपको बता देता हूँ, 0, 3000, 3000। और फिर आप बताओ कि कितना बदलाव आएगा, सब्स्टिट्यूशन क्या होगी, और फिर आप बताओ रिवाइज्ड क्या बनाओगे, रिवाइज्ड क्या बनाओगे। तो ये अब आपने रिवाइज बताना है मुझे कि जीएमबी के रिवाइज कितने यूनिट्स बनाओ, पीएबी के रिवाइज कितने यूनिट्स बनाओ। एएसबी का तो हमें पता लग गया कि भाई वो कहते थे 0, लेकिन अब हम कह रहे हैं 1200 बनाने हैं, तो एएसबी की तो रिवाइज 1200 है। अब आपने उसी टेबल के सब्स्टिट्यूशन रेट्स यूज करते हुए, मैं आपको जो मैं लगा रहा हूँ उसी टेबल के ऊपर जो नजर आ रहा है सब्स्टिट्यूशन रेट्स यूज करते हुए, पहले तो मुझे ये बताओ कि जब मैं 1200 एएसपी बनाऊंगा तो जीएमबी 3000 की बजाय कितना हो जाएगा। पहले तो जीएमबी में चेंज बताओ कितना हो जाएगा। ऊपर टेबल क्या कह रहा है, एक यूनिट ऑफ एएसपी बनाने से जीएमबी 1.6 हमारा जो है वो जीएमबी कम हो जाएगा। तो 1200 को जब मैं 1.6 से ज़रब दूंगा, 1200 को जब मैं 1.6 से ज़रब दूंगा तो 19-20 बदलाव आएगा जीएमबी में। 19-20 हमारा जीएमबी कम हो जाएगा, और हमारा जो रिवाइज जीएमबी आएगा वो 1080 आएगा। और पीएबी के साथ उलट हिसाब है, पीएबी हमारा बढ़ेगा, और बढ़ के कितना हो जाएगा, बढ़ के 1200 इंटू 0.667, 800 बढ़ेगा और रिवाइज होके 3800 हो जाएगा। ठीक हो गया, रिवाइज होके 3800 हो जाएगा। ये हमने सब्स्टिट्यूशन रेट्स यूज कर लिए। अब हमारा जो फाइनल सोल्यूशन बना, अब हम इसको टैली कर लेते हैं, और ये सारा क्वेश्चन हमें एकदम क्लियर हो जाएगा टैली होके। तो अब हम ये कह रहे हैं कि अब हमारा कंट्रीब्यूशन फंक्शन अब आपके सामने आएगा कि जीएमबी बनाने पे, एएसपी बनाने पे हमें 30,
पीएबी पे 40, ठीक है, एएसबी पे 30, पीएबी पे 40, जीएमबी पे 50 का फायदा होता है, ये ऊपर दिए हुए। तो अगर आप 1200 एएसबी बनाओगे तो 1200 ज़रब 30 36,000 का कंट्रीब्यूशन आएगा। 3800 जीएमबी बनाओगे तो 3800 ज़रब 40 इतना कंट्रीब्यूशन आएगा। और 1080 जीएमबी बनाओगे तो 1080 × 50 इतना कंट्रीब्यूशन आएगा। इन सबको जमा कर लो, पहले तो कैलकुलेट कर लो और फिर जमा कर लो। 3800 × 40 1,52,000 और 1080 मल्टीप्लाई बाय 50 56,000। इन सबको जमा कर लो तो ये बनेगा वही जो फिगर हमने निकाली थी 2,42,000, वो हमने डायरेक्टली निकाल ली थी। अब हमने देखा कि हाँ भाई कोई कंप्यूटर की बात नहीं मानते, तो हमारा 2,42,000 आएगा और वो हमने वैसे भी निकाल लिया था। अब ये आपके सामने है, मैं सम अप कर देता हूँ। वैसे तो मुझे लगता था मैं आधा घंटा लगाऊंगा, लेकिन ऑलमोस्ट घंटा लग गया इस बात पे, घंटा नहीं तो 50 मिनट तो लग गए हैं। सिंप्लेक्स मेथड में दो पॉसिबिलिटीज हैं सवाल की, और अगर मैं एमसीक्यू वाले को देखूं मामले को तो एक ही पॉसिबिलिटी है, वो ज्यादा से ज्यादा आपसे फॉर्मुलेट करवाएगा कि आप कंट्रीब्यूशन, आप वेरिएबल्स को फॉर्मुलेट करो, स्लैग का आपको पता होना चाहिए, आप कंस्ट्रेंट को फॉर्मुलेट करो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को फॉर्मुलेट करो। ये एक तो फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, अगर वो सोल्यूशन की तरफ आता है तो सोल्यूशन आपको देगा और आपसे उसकी या तो इंटरप्रिटेशन पूछेगा या कोई पूछेगा अच्छा ये क्या है, कितने यूनिट इसके बनाए, कितने इसके बनाए। तो टेबल को देखना, पढ़ना, समझना और उससे कुछ चीजें कैलकुलेट करना आपको आनी चाहिए। ठीक है जी। सो दैट्स इट अबाउट सिंप्लेक्स मेथड। मेरा नहीं ख्याल इससे हमें 1 इंच भी आगे और 1 इंच पीछे कुछ करना चाहिए। बेसिकली दिस, अगर आप इन दो क्वेश्चंस को क्लियरली समझते हैं, इनकी एक एक पॉइंट को समझते हैं, तो बस इन दो क्वेश्चंस को अपने ज़हन में रखते हुए किसी भी तीसरे सवाल को या किसी भी क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव को करने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे ना तो क्वेश्चन मिलता है ना ऑब्जेक्टिव मिलते हैं। बीइंग अ टीचर भी नहीं मिलता, तो आप इसमें क्या प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी अगर आपका सवाल है इससे रिलेटेड तो पूछ लें, मैं उसके बाद प्राइसिंग पे जाऊंगा और उससे पहले मैं जरा 5 मिनट की ब्रेक भी लेना चाहूंगा। मैं इस सेशन को डिस्कनेक्ट कर दूंगा और 5 मिनट के बाद ज्वाइन करूंगा। इसका एक फायदा तो ये होगा कि ये वीडियो अलहदा हो जाएगी और मैं इसको लीनियर प्रोग्रामिंग वाले सेक्शन में अपलोड कर दूंगा और प्राइसिंग हमारी फिर अलहदा से क्रिएट हो जाएगी, और वो जितना भी हो सकेगा फिर उसको हम कंटिन्यू या तो कल कर लेंगे या वो अगर कंप्लीट हो पाया तो हम उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो राइट नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू सिंप्लेक्स मेथड ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, feel free to ask me and get clarified. और ये भी बताइएगा कि आपको कैसा समझ आया और आपको पहले कितना समझ आता था ये वाला। So Adil says crystal clear. क्रिस्टल का वर्ड तो आपको यूज नहीं करना चाहिए था वैसे। Anybody else? Thank you आसिफ। नशीन कह रही है पहले तो समझा ही नहीं। अच्छा, पहले तो समझा ही नहीं। ओके, यानी कि पहले तो आपने समझने की कोशिश भी नहीं की, समझा ही नहीं। गुड। तो अगर आपने ये पहली दफा समझा है तो क्या ये समझ आ गया नशीन आपको? ओके गुड। वैसे सिंप्लेक्स को सर पे सवार करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि सिंप्लेक्स का सवाल, मैं आपको ये जरूर बता रहा हूं कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जब नेक्स्ट रिवीजन आएगी आईसीएमपी की तो सिंप्लेक्स उससे बाहर होगा। बेतुकी सी बात है कि ये चीज पूछी जाए, क्योंकि अगर इस तरह से पूछना शुरू कर दो तो फिर तो बहुत सारे और मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स हैं और फिर उनकी इंटरप्रिटेशन जो है वो कौन समझता फिरेगा। तो बेसिकली जब एक सॉफ्टवेयर होता है तो उसकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन फिर आप सिलेबस में कौन कौन सा सॉफ्टवेयर डालोगे, या तो एक इसको, मेरे ख्याल में इसको होना चाहिए एज पार्ट ऑफ जो आपके वो होते हैं नॉन क्रेडिट कोई मॉड्यूल्स होते हैं ईआरपी वगैरह, तो मेरे ख्याल में इस तरह की चीजों को इनको उधर डाल देना चाहिए ताकि स्टूडेंट इसको समझे।
हाँ जी, सिमुलेशन टेबल भी डेफिनेटली आदल, सिमुलेशन टेबल भी बेतुकी सी बात है, वो भी एक्सक्लूड हो जाएगा। मैंने इसलिए आपको सिमुलेशन टेबल की बात भी नहीं की थी, और मैंने यही कहा था कि बस इतना पता होना चाहिए सिमुलेशन होती क्या है, और टेबल किस तरह जनरेट होते हैं, रैंडमाइजेशन, कोड शॉर्ट, वो उसकी कोई तुक नहीं है। अगर आप समझना चाहेंगे तो मैं कुछ ना कुछ तो समझा ही दूंगा, बट व्हाट आई एम सेइंग इज डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि ये चीजें टाइम बहुत खा जाती हैं। मुझे प्रिपेयर करने में बड़ा टाइम लगेगा, आपको ये समझने में टाइम लगेगा। मैं और फिर सिर्फ ये सवाल तो आना नहीं है, इस तरह के और सवाल भी देखने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, अगर आप इस पर पूरा अबूर हासिल करना चाहते हैं। तो इसलिए डोंट वेस्ट योर टाइम। मुझे एक मैंने आपको प्रिंसिपल समझाया था, पेरेटो प्रिंसिपल, ठीक है, अब मैं जरा उसके साथ रिलेट कर दूं। तो बेसिकली ये वो 80% है, ये वो चीज है जिसपे आपका 80% टाइम लग जाएगा, बल्कि मैं इसको जरा और ही आगे ले जाता हूँ। ये वो चीज है जिसपे आपका 95% टाइम लग जाएगा, लेकिन वैल्यू इससे 5% भी नहीं मिलनी। तो लिहाजा उन चीजों पे फोकस करें जिन पे 20% टाइम लगे या 30% टाइम लगे, और आपकी वैल्यू 60 से 70% जनरेट हो जाए। तो अगर मैंने लीनियर प्रोग्रामिंग में दो चीजों को कंपेयर करना है, ग्राफिकल मेथड और सिंपलेक्स, तो मैं इसमें 80-20 90-10 का प्रिंसिपल बना सकता हूँ कि ग्राफिकल को समझने के लिए आपको 10% टाइम चाहिए और आपका 90% वैल्यू जनरेट हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ मास्क, और सिंपलेक्स को समझने के लिए आपको 90% टाइम चाहिए, और अगर कभी वैल्यू जनरेट हुई तो वो सिर्फ 10% हो सकती है, और वो भी कुछ श्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो इससे बेहतर मैं आपको नहीं समझा सकता इन टर्म्स ऑफ पेरेटो प्रिंसिपल। सो हियर आई एम टेकिंग अ ब्रेक, आई एम एग्जॉस्टेड, और आई विल टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, और मैं रिकनेक्ट करूंगा इसको ताकि ये वीडियो मेरी अलग से प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। सो जॉइन मी बैक आफ्टर 5 मिनट्स।